नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे, मैं जो अनुभव करता हूं और एक लंबे समय से अनुभव कर रहा हूं और इस बात की अब लगातार पुष्टि होती जा रही है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हो ना हो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक देश के साथ बड़ी साजिश है। इसको मैंने आपको अलग अलग वीडियोज़ में जगह जगह पे और समय समय पे जाहिर किया है, लेकिन जो नए नए मामले निकल के आ रहे हैं, जैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसके बाद ये पक्का हो गया है कि इस देश में कोई बड़ा ऐसा खेल चल रहा है जो उस देश को अंदर से कमज़ोर करना चाहता है। हाल ही के कुछ घटनाक्रम, पहले की कुछ घटनाएं और जो लगातार इस देश में घटता रहता है, उस सब को मिला के आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहीं ना कहीं एक कमज़ोर समाज के तौर पे सामने आ रहे हैं या हमको एक कमज़ोर समाज में बदला जा रहा है। ये पूरा काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे के लोग नहीं हैं और जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं वो अक्सर बच जाते हैं। आज इसी पे बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत हों। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाज़िर होता हूं और अगर आप अपने मित्रों को चाहें तो उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहें, हमारा जो चैनल है इसको चलाने में जो जाहिर बात है साधन, श्रम सभी का खर्च होता है। ये चैनल सभी के लिए एकदम फ्री है, हमारा पूरा नेटवर्क एकदम फ्री है। किसी भी सेवा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत का हर नागरिक इसको अफोर्ड कर सके। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बचत के धन में से एक थोड़ा सा हिस्सा में दान दे सकते हैं। उसके लिए हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। किसी भी देश के नागरिक अगर अंदर से टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं, हताश हैं और उस देश की व्यवस्था में उनका यकीन कम है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये वो स्थिति है जो कोई भी देश अपने दुश्मन देश के अंदर चाहेगा या किसी देश को कमज़ोर करना हो तो उसके अंदर इसको लागू किया जा सकता है। आज के ज़माने में आप जानते हैं कि युद्ध लड़ना बहुत महंगा मामला है और इसलिए कोई भी देश किसी दूसरे देश पर सीधे युद्ध करने से बचता है। वो कोशिश करते हैं कि उस देश में जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी है या तो वो प्लांट कर दिया जाए, जैसा हमने यूक्रेन के केसेस में देखा। इसके अलावा वो कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में ही एक अस्थिरता पैदा कर दी जाए, एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी जाए, एक अफरा तफरी पैदा कर दी जाए और उसके ज़रिए आसानी से उस देश को कमज़ोर करके हम उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं या वहाँ पे हम मनमानी करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लगातार इधर से उधर कमज़ोर हो रही हैं, आप लगातार देख रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आर्थिक मुद्दे से लेकर दूसरे मुद्दे तक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो साफ साफ आँखों से दिखाई दे रही हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव रहता है, ये बात सही है। और जब से अंग्रेज़ों को मिलजुल के टक्कर दी 1857 की लड़ाई में, उसके बाद से वो लगातार इनको बांटने और अलग करने में लगे रहे। बहुत सारी चीज़ें हुई, बंगाल का विभाजन किया, पता नहीं क्या क्या किया। तो वो भी जानते थे कि अगर ये हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे तो देश कमज़ोर रहेगा। ठीक है, मान लिया कि एक विरासत है, लंबे समय से दक्षिण एशिया के लोग लड़ते भी बहुत हैं इन सब मामलों पे, एक सांप्रदायिक फिनोमेना है। फिर ये भी मान लिया कि चलो भाई राजनीति है, राजनीति को सूट करता है, राजनीति अपने फ़ायदे के लिए लड़ाती भिड़ाती रहती है, वोट लेती रहती है, वहीं तक मामला है। लेकिन देश सुरक्षित है। लेकिन दंगे होने नेताओं द्वारा करवाने के अलावा जब कुछ इस तरह की साजिशें आपको अपनी आँखों से दिखने लगें जिनमें बिला वजह लोगों को लड़ाने के लिए परिस्थितियां प्लांट की जाएं, तो हालात थोड़ा चिंताजनक लगते हैं। एक आदमी आएगा, कुछ काम करके चला जाएगा, दूसरा आदमी आएगा, उस काम का विरोध करने लगेगा और जिस आदमी के नाम की पर्ची फट रही है उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा।
लुलु मॉल जो एक बना है उसका मामला देखिए। एक लखनऊ में एक बहुत बड़ा मॉल बना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके उद्घाटन में गए थे। उस मॉल में एक घटना हुई जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, और वो घटना ये थी कि मॉल में जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए कुछ लोग देखे गए थे, और उस घटना के बाद में एक माहौल ये बना कि नमाज जो है वो मॉल में कैसे पढ़ी गई, क्योंकि ये तो यूपी में सार्वजनिक स्थल पे रोक है। अब हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, और ऐसा करके कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती घुस के उस मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। नमाज को लेके मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ तरह की नमाज ऐसी होती हैं, हफ्ते में एक नमाज सामूहिक रूप से पढ़नी होती है। लोगों के पास में अगर नहीं संसाधन होते हैं, मस्जिद पास में होती है, तो जहाँ खाली जगह पड़ी होती है, जहाँ किसी को एतराज़ ना हो, इकट्ठे करके पढ़ लेते हैं। ये सिलसिला चला आ रहा था। फिर गुड़गांव में कुछ लोग आए, उन्होंने उस नमाज को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। उसके बाद तनाव बढ़ा और ये पूरे देश में अब एक फ़ैशन सा चल पड़ा है। और ये फ़ैशन भी जिस चिंता की मैं बात कर रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ लगता है। कैसे लगता है? आप लुलु मॉल वाला केस देखिए। लुलु मॉल में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो कान खड़े कर देने वाली हैं। मॉल खुलता है और उसमें कुछ लोग घुसते हैं, ये सीसीटीवी में कैद हुआ है, और घुसते ही ग्राउंड फ्लोर पे ही वो नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको कि गार्ड लोग रोक देते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो नमाज़ पढ़ने वाला होगा वो मॉल में घुसते ही नमाज़ पढ़ना नहीं चाहेगा, एक कोना ढूंढेगा या कुछ ढूंढेगा। फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सीसीटीवी में कैद है, वहाँ पे ये नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड इनको रोक देता है। चूँकि नया मॉल है, बहुत ज़्यादा बसा नहीं है, इसलिए ये लोग थर्ड फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर जाते हैं और सेकंड फ्लोर पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं, और इसकी वीडियो बनाई जाती है। दो आदमी उन्हीं में से इस नमाज़ पढ़ने की वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को फिर सर्कुलेट किया जाता है। आप भी सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करते होंगे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करते हैं, लेकिन क्या सब कुछ वायरल हो जाता है? लेकिन वो कितना कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो वीडियो बना के डालूंगा वो वायरल होगी ही होगी, क्योंकि उनके पास एक शेयरिंग का और एक प्रॉपर नेटवर्क रहा होगा। यानी वो किसी न किसी सोशल मीडिया सेल जैसी एक संस्था से जुड़े होंगे जो तुरंत चीज़ों को वायरल कर दें। अदरवाइज़ वो जाए माइक लेके उसका वीडियो बनाए, उसको वायरल करने के लिए डाल दें और श्योर शॉट वायरल हो जाए, ऐसा होता नहीं। लेकिन इससे आगे जाके जब इसकी जांच होती है तो बड़ी रोचक हो जाती है। नमाज पढ़ने में कई मिनट का समय लगता है, उसमें एक आपने देखा होगा अक्सर लोग एक ठीक ठाक टाइम लेते हैं नमाज पढ़ते हैं तो, लेकिन ये नमाज 11 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाती है। मतलब एक शॉट बन जाए कैमरे पे, इतनी देर ही वो लोग नमाज पढ़ते हैं। यानी नमाज पढ़ने वाले लोग ऐसे लोग थे जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती थी, वो नमाज पढ़ने की वहाँ एक्टिंग कर रहे थे, और एक उनमें से कोई एक डायरेक्टर रहा होगा और एक सिनेमेटोग्राफर बैठ के उस मूवी को बना रहा था ताकि उस मूवी को बाहर वायरल किया जा सके। और ये पूरा का पूरा गैंग इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसको जब हम डालेंगे सोशल मीडिया पे तो वायरल हो जाएगा, क्योंकि इनकी पहले से एक नेटवर्किंग रही होगी, जैसा माना जा रहा है। पुलिस जांच भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर मामला सिर्फ 11 सेकंड में जल्दी जल्दी नमाज निपटा के भाग जाने का हो, 1 मिनट के लिए इसे भी आप छोड़ देंगे। लेकिन जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे वो ये नहीं जानते कि नमाज पढ़ने का जो एक तरीका है, उस तरीके में एक बड़ी चीज़ ये है कि काबा जो है उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ये लोग जो नमाज पढ़ रहे थे ये पश्चिम दिशा की तरफ रुख करके पढ़ रहे थे, जो काबे की दिशा नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, इनमें से भी कुछ लोग एक अलग दिशा में देखकर नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे लोग किसी और दिशा में देख के नमाज पढ़ रहे थे। यानी कुछ लोग लाइन से देख रहे थे, एक सामने बैठा हुआ आदमी दाहिनी तरफ देख के नमाज पढ़ रहा था। तो आपके दिमाग में ये आता है कि भाई ये नमाज़ पढ़ने क्यों गए? अगर वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने गए थे तो नमाज़ तो पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन वो खबर आती है, जल्दी से वायरल होती है। वायरल होने के बाद में एक टीम तैयार बैठी हुई है जो कह रही है कि हम लुलु मॉल में जाके डिस्टर्बेंस करेंगे और हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। उन लोगों को भी ज़बरदस्ती पकड़ा गया। ये पूरा घटनाक्रम क्यों हो रहा है?
इसके होने के पीछे मकसद क्या है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। क्या ये घटनाक्रम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है? तो मुसलमानों को तो कुछ पता नहीं, वो तो वहाँ नमाज भी पढ़ने नहीं गए। नमाज पढ़ने कोई तीसरा आदमी गया और उसकी वीडियो बना ली चौथे आदमी ने। इस भाई को पता नहीं है इसके नाम की रसीद कट रही है। पूरी तरफ देश भर में सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये देखिए मुसलमान पहुंच गए नमाज पढ़ने नए के नए मॉल में। यही एक माहौल बनाना। तो इसके पीछे कौन लोग हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात होगी और पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ लूलू माल का हो कोई बात नहीं, आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ दिन पहले, जैसे तो अक्सर ये खबरें आप पढ़ते रहते होंगे, कुछ दिन पहले बड़े नियोजित ढंग से सांप्रदायिक सद्भाव का अयोध्या, या इससे पहले उसका नाम फैजाबाद जब था, एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर देश भर के लोग वहाँ जाके बवाल मचा रहे थे, तब भी फैजाबाद में शांति थी। हिंदू मुसलमान मिलके रहते थे और वहाँ के लोग राम मंदिर को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद उनके मन में नहीं था। इसको लेकर दसियों बीसियों बार फीचर हुए हैं, उनकी तारीफ़ की गई है और इस अयोध्या में हमेशा शांति रही है। लेकिन अभी हाल के दिनों में एक घटनाक्रम हुआ और वो घटनाक्रम भी ठीक लूलू मॉल टाइप का ही था। 7 लोगों को अयोध्या में गिरफ्तार किया गया सीसीटीवी की शिनाख्त के आधार पे। कभी कभी लगता है कि अब सीसीटीवी एक वरदान भी साबित हो रहा है, जो सरकार जैसे करके लोगों की प्राइवेसी में जो भी दखल करे, लेकिन ऐसे मामलों में बड़ा काम आ रहा है। और ये सभी 7 लोग, इनका मास्टरमाइंड था महेश कुमार मिश्रा, और उसने कबूल किया कि वो जानबूझ के अफरा तफरी फैलाना चाहता था। और उसने अपने बयान में दिल्ली का जहांगीरपुरी मामला जोड़ दिया कि मैं उससे नाराज़ था। और इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, ये 5-7 लोग, और ये किस संगठन से जुड़े हुए थे, किस लिए जुड़े हुए थे, इसका पीछे इनका मकसद क्या था, ये पता नहीं चल पाया। लेकिन ये लोग जो जालीदार गोल टोपी होती है जो आमतौर पे मुसलमान लगाते हैं, वो टोपी लगा के कुछ आपत्तिजनक सामग्री और कुछ आपत्तिजनक कागजात, पर्चे लेकर अलग अलग मस्जिदों पे गए और फेंक के आए। गया है जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और सीसीटीवी में इनकी प्लानिंग ये थी कि जब सीसीटीवी में देखा जाएगा तो ये पता चलेगा कि देखिए ये मुसलमान खुद ही मस्जिद के सामने आपत्तिजनक सामग्रियां फेंक रहे हैं और दंगा फैलाना चाहते हैं। लेकिन जांच हुई तो इसमें जो 7 लोग पकड़े गए वो सारे के सारे एक हार्डकोर फैनेटिक राइटिस्ट हिंदू संगठन के सदस्य थे। अब आप इसमें आगे जाएं तो उसमें किस तरह से जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने इस मामले को समझाया और समझदारी से हैंडल किया। और कश्मीरी मोहल्ला, टाटा शाह मस्जिद, घोशियाना, रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइंस मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे कुछ मांस और आपत्तिजनक पोस्टर फेंक दिए गए। और ये 2 बजे बाइक पर इन लोगों को बाइक पे रात को देखा गया था। तो वहाँ मौजूद जो धर्मगुरु थे, या धर्मगुरु क्या कहें, जो मुअज्जिज़ लोग थे मुस्लिम समाज के, उन लोगों ने उन सारी सामग्रियों को सीज़ किया, नौजवानों को समझाया और प्रशासन की मदद से इस साजिश को ख़त्म किया। बाद में जांच की तो पता चला कि जो साजिश करने वाले लोग थे वो जाली टोपी वाले नहीं थे, कुछ और लोग थे। ये खबर भी वाइडली पब्लिश हुई। इस तरह के लगातार मामले हम देखते चले आ रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए कि इस मुल्क में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम क्यों करेगा?
अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जहांगीरपुरी के मामले से, जिसकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जांच में है, कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप जानबूझ के कुछ खास तरह के धर्मस्थलों के सामने उत्तेजक जुलूस बार बार निकाल कर लेके जाएंगे, जैसा कि शुरुआती जांच में पता चला था, और भड़काऊ नारे लगाएंगे तो तनाव बढ़ता है। और जो अंदर थे मस्जिदों के, जिन्होंने पत्थर फेंके, और जो बाहर थे, ये दोनों ही लोग उस तनाव का शिकार हुए। तो कुल मिला के अगर उस बात से नाराज़गी है भाई, तो तू यह दंगे क्यों फैला रहा है अपने शहर में? तू जा मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा, जुलूस निकाल, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत परम स्तर का अगर वो दंगाई भी होगा तो किसी मुसलमान को पीट देगा। लेकिन वो दंगा क्यों फैला रहा है? मस्जिदों के बाहर जाके मुसलमानों को उकसा क्यों रहा है? अगर तू जहांगीरपुरी के मामले को लेकर नाराज़ है और गुस्से में है, तो वहाँ मुसलमानों को भड़काने क्यों जा रहा है? तुम मुसलमानों को भड़का के क्या कुछ हिंदुओं को नुकसान पहुँचाना चाहते हो? एक बेसिक सी चीज़ है, इसका मतलब वो वजह नहीं रही होगी। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये देश में इस तरह की चीज़ें नई क्या होने लगी हैं, जिसमें झूठे मामले, झूठी तस्वीरें, झूठे मसले उठाते हैं, उनको विवाद बना दिया जाता है। एक मामला है पालघर का साधुओं वाला मामला। अब भी सोशल मीडिया में लोग उसको कोट करते हैं और कहते हैं पालघर में साधुओं को पीट पीट कर मार दिया, और ये इसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो पूरा कांड विदर्भियों ने किया था। ये झूठ है। पालघर की पूरी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, इंक्वायरी हो चुकी है उस मामले में, और ये साफ है कि कुछ सोशल मीडिया पे लोगों को डराने वाली ये भी विदेशी साजिशें होती हैं। सामग्री शेयर की जा रही थी, और वो सामग्री क्या थी कि सीरिया में जब बम गिरे थे तो कई बच्चे मारे गए थे, तो उन बच्चों के जो शव थे, उनके हृदय विदारक फ़ोटोग्राफ कुछ मीडिया में आए थे, जिसमें लाइन से बच्चों के शव पड़े हुए हैं। और उन फोटोग्राफ्स को, बहुत विचलित कर देने वाले फ़ोटोग्राफ हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लगा सकता हूँ। उन फोटोग्राफ्स को व्हाट्सएप में ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि बच्चों की किडनी और दूसरे अंदर के अंग चुराने वाला गिरोह सक्रिय है, और वो साधु के वेश में घूमता है, और वो बच्चों को मार देता है। अपने बच्चों को संभालिए। और उसका नतीजा ये हुआ था कि देश भर में 15-20 ऐसे मामले हुए थे जिसमें भीड़ ने लोगों को, जो आगंतुक थे, उनके गांव में आए थे बाहर के लोग, उनको पीट पीट के मार दिया था। और पालघर में जो साधु मारे गए थे, उनकी हत्या भी इसी तरह के मामले में हुई थी। और इसी तरह के मामले में भी अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति होता तो भी मान लिया जाता, लेकिन ऐसे मामले में ऐसा हुआ नहीं था। वो एक ही धर्म के, साधुओं के धर्म के ही लोग थे। लेकिन अभी तक लोग पालघर को इस्तेमाल करते हैं। एक डॉक्टर साहब, कुछ लोग घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, उनको डॉक्टर साहब ने भगा दिया। वो लोग लौट के आए, आसपास की झुग्गी बस्ती वाले लड़के थे, फिर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और बाद में डॉक्टर साहब का निधन हो गया। आज तक उन डॉक्टर साहब के निधन के मामले को ये कहकर प्रचारित किया जाता है कि वो दूसरे धर्म के लोग थे, जबकि ऐसा नहीं था। एक और प्रेम प्रसंग का मामला था, उसमें भी लोग पहुंच गए। तो बात ये है कि ये कौन लोग हैं भाई? तो भैया अपने देश को क्यों बर्बाद करना चाहेंगे? आपको लगता है कोई और संगठन करता, पीएफआई सिमी कर रहा है तो क्यों करना चाहेगा? किसको अच्छा लगेगा कि हिंदू मुसलमान को मार रहा है और मुसलमान हिंदू को मार रहा है? और मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब की अगर इच्छा है कि यही किया जाए, तो आपके लिए सोचने का समय आ गया है। इसका मतलब यह है कि आपके जान, आपके प्राण, आपके मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, जो आखिर में जब आप झगड़ते हैं तो दुश्मन को फ़ायदा होता है, देश के दुश्मनों को। तो अब आपको समझना पड़ेगा भैया कि जब भी इस तरह का कोई मामला है ना, तो उछले ना। जो जा रहा है ना वहाँ नमाज पढ़ने, उसको जाने दीजिए, और जो हनुमान चालीसा के लिए जा रहा है उसको जाने दीजिए। कभी कभी अच्छा भी लगता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, बहुत सारी उसकी एक छवि है, एक इमेज है, जो बहुत ज़्यादा जो हार्डकोर इमेज है, जो बहुत राइटिस्ट इमेज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फैनेटिक सरकार है। उनके खुद मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप फैनेटिज़म के लग चुके हैं। उसके बावजूद उस सरकार में जब इस तरह के फेयर इन्वेस्टिगेशन होते हैं,
जब अयोध्या में नकली मुसलमान बन के कोई आदमी मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामग्री फेंकता है तो पुलिस वालों को आज़ादी मिलती है कि वो स्वतंत्र जांच कर सकें और दंगे की साजिश को एक्सपोज कर सकें। जब लखनऊ में लूलू मॉल में नकली नवाजी घुसते हैं तो उसका पॉलिटिकल गेन लेने के बजाय पुलिस एक फेयर इंक्वायरी करती है, अच्छी जांच करती है, ईमानदार जांच करती है, तो खुशी होती है। और मैं आपको यही कहूँगा कि इन दो उदाहरणों को सब जगह लागू करके देख लीजिए। जितने दंगे होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग भी मारे जाते हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 400 लोग, वो लोग उन गलतियों के कारण मारे जाते हैं जो अब आपको नहीं करने हैं, हमको नहीं करने हैं, हमको उसमें शामिल नहीं होना है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शुद्ध आचरण से एक स्थान पर मूर्ति रख के या ना रख के अच्छे आसन पे बैठ के शुद्ध मन से आप भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो हम क्यों वहाँ पे जाएं और हम क्यों किसी दूसरे के तरीके की होड़ करें? ये सीखना पड़ेगा। बहरहाल मेरे पास और बहुत सारे उदाहरण हैं, चलते चलते बता दूं। अब ज़रा उदाहरण देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉलिटिकल वाला भी एक एंगल ज़रूर देखिएगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे। वहाँ उदयपुर जैसी घटनाएं हुई हैं और लगातार तनाव बढ़ रहा है, तरह तरह के दंगे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। हनुमान जयंती पे मस्जिद के आगे से अगर जुलूस निकलना है तो मध्य प्रदेश में भी निकलता है, जहांगीरपुरी में भी निकलता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्थानीय निकाय चुनाव, दिल्ली नगर निगम के चुनाव जल्दी ही होने अपेक्षित थे, और राजस्थान में भी निकलता है। मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। तो ये क्यों हो रहा है? लगातार भीलवाड़ा का देख लीजिए आप, 10 मई को, 11 मई को हनुमानगढ़ का देख लीजिए। इस तरह के लगातार मामले होते रहते हैं। और आप देखें कि 2 अप्रैल को बाइक रैली निकली हिंदू नववर्ष के मौके पर राजस्थान में, उसको लेके तनाव हुआ। 18 अप्रैल को अलवर में बुलडोज़र से मंदिर तोड़ा गया। 22 अप्रैल को उसका वीडियो आया, तनाव हुआ। दिल्ली में दिल्ली सरकार से मंदिर तोड़ने के लिए एक इजाज़त मांगी जाती है, जिसमें दिल्ली सरकार खुद भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल खिलाड़ी है, उसने उसको उजागर कर दिया। वरना वो मंदिर भी जब सरकार तोड़ती सड़क बनाने के लिए तो तनाव होता। इसके अलावा जोधपुर में परशुराम जयंती और ईद के दिन 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। भीलवाड़ा में 20 साल के युवक की हत्या के बाद से 10 मई सांप्रदायिक तनाव। हनुमानगढ़ में बीएचपी के नेता पर हमले के बाद माहौल गरमाया। ये हो गया राजस्थान का हाल। मध्य प्रदेश में आ जाइए, 10 मई 2022 खरगोन में रामनवमी जुलूस के डीजे बजाने के विवाद पर सांप्रदायिक हिंसा, बुलडोज़र चलता है तो उसका भी एक संदेश जाता है। इसके अलावा बॉम्बे बाज़ार में हिंदू लड़कियों और एक युवक को पकड़े जाने पर हंगामा हो गया। हिंदू लड़की और एक लड़के के साथ बाइक पे जा रही थी, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था, हंगामा खड़ा कर दिया। और ये सारी की सारी देखिए आप। इसके अलावा आपका चूड़ी बेचने पे एक आदमी को पीट दिया, क्योंकि वो इंदौर में चूड़ी बेचता था और जो चूड़ी बेचने वाला था वो मुसलमान था। उज्जैन के बेगम बाग में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली पर पत्थर फेंकने के बाद हिंसा बढ़ गई। अब देखिए लोग पत्थर फेंकने गए हैं, वो पत्थर फेंकने वाले कौन थे कोई नहीं जानता। वो भी लूलू माल की तरह हो सकता है, उसी में से 4 लोग जाके पत्थर फेंकें, क्योंकि जो माहौल बन रहा है इस तरह का। उज्जैन के बेगम बाग में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली पर पत्थर फेंका, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा तरह तरह का कर्नाटक में वहाँ पे भी तनाव चल रहा है। वहाँ पे उडुपी में सरकारी स्कूल में हिजाब वाला मसला आया था। और कई 5-7-10 मामले कर्नाटक के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं। मुंबई में नवनीत और उसके पति मातोश्री के बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ने पहुँच गए थे। राज ठाकरे ने कह दिया मस्जिदें हटा दो। ये सारा तनाव पूरे का पूरा जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, हर जगह लोग पहुँच रहे, तनाव फैला रहे हैं। अब भाई साहब एक बात बताइए, अब इस नतीजे पे पहुंचने का वक्त आ गया है कि ये तनाव केवल चुनावी लाभ तक रुकते नहीं हैं, पहली चीज़। और उस तनाव के कारण धीरे धीरे करके इस देश की व्यवस्था से एक ख़ास तरह की कम्युनिटी का विश्वास कम हो रहा है।
और ये अच्छा शगुन नहीं है। हमने अभी हाल में देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति को पाकिस्तान के किसी संगठन के दावत-ए इस्लामी के व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ा हुआ था, दिमागी तौर पे इतना भड़काया गया कि उसने जाके एक मासूम बेकसूर दर्जी की हत्या कर दी। मामला इस हद तक पहुंच गया। और ये सब चीज़ आप समझ लीजिए, जिस दिन कोई चाहेगा देश का दुश्मन, उसके हाथ में ये तैयार बारूद है जिसको केवल वो माचिस लगाएगा और भारत के ऊपर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसीलिए सरकार की चिंताएं, सरकार मतलब जो पॉलिटिकल सरकार नहीं, जो देश के सिस्टम की सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी चिंता इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा है कि अगला खतरा भारत के लिए अंदर से ना खड़ा हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप समझे होंगे कि ये देश मिलकर रहने के लिए और जहरीली बातों को नज़रअंदाज करने का वक्त आ गया है। अब और देरी हम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।